हेलो दोस्तों, मैं श्याम चतुर्वेदी एक बार फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के सामने एमपी आबकारी में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अपनी ये एमपी आबकारी की एक सीरीज चल रही है, तो आज इसकी ये 5वीं क्लास रहने वाली है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपन क्वेश्चंस पर, देखते हैं क्वेश्चंस को क्या क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि कोई वेबसाइट वॉशिंग मशीन को 10,000 रुपये में बेच रही है जिस पर 15,000 रुपये अंकित मूल्य है, ये एमआरपी है। वॉशिंग मशीन का क्या है, ये एमआरपी है। एमआरपी कितना दिया गया हुआ है, 15,000 रुपये। एमआरपी 15,000 रुपये है वॉशिंग मशीन का। बेचा कितने में जाता है, तो जो सेलिंग प्राइस है इसकी कितनी है, 10,000 रुपये। कितने में बेच रहे हैं, 10,000 रुपये में इसको बेच रहे हैं। एमआरपी 15,000 रुपये है, 10,000 रुपये पर बेच रहे हैं। मैं अगर डिस्काउंट की बात करूं यानी छूट की बात करूं तो 5,000 रुपये अपन डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मुझे ये बताना है कि जो छूट का परसेंटेज है वो कितना प्रतिशत है। तो अगर डिस्काउंट की बात करूं, डिस्काउंट का प्रतिशत निकालना हो तो छूट, या मैं हिंदी लिखता हूँ यहाँ पर, छूट प्रतिशत बराबर अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पर करूँगा कि डिस्काउंट कितना मिला, मुझे छूट कितनी मिली, छूट बटे अंकित मूल्य यानी एमआरपी, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। तो डिस्काउंट कितने का मिला मुझे इस पर, 5,000 रुपये का। एमआरपी क्या थी, 15,000 रुपये इंटू 100, कितना प्रतिशत बनेगा, 3 कितना आया, 100/3 यानी 100/3। अब मैं 3 से अगर भाग लगाऊंगा इसमें तो क्या बनेगा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा यानी 33.3333 आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है वो आपका रहेगा चौथा ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, चौथा ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यदि y की वैल्यू ये है तो आपको क्या निकालना, y² माइनस 56 इंटू √3 का मान आपको बताना है। ठीक है, अब ये y का मान आपको दिया गया है। अगर ये वाला मान मैं y का डायरेक्ट पुट करूँगा तो क्या इसे अपन सॉल्व कर पाएंगे, देखिएगा। मैं अगर y यानी y² की बात करूं तो ये रूट हट जाएगा। अगर मैं y² की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइडों का अगर स्क्वायर करूं तो y² हो जाएगा 7 + 4 इंटू √3, 7 माइनस 4 इंटू √3 का स्क्वायर, दोनों साइडों का स्क्वायर किया। जैसे मैं स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर से जो बाहर रूट लगा था ये रूट कैंसिल होगा, तो y² बराबर मेरे पास आ जाएगा 7 + 4 √3/7 माइनस 4 इंटू √3, यही आया। अब या तो मैं इसका क्या करूं, परमेयीकरण करूं ताकि ये नीचे वाली वैल्यू ख़त्म करूं, इसको बोलते हैं अपन रिलेशनाइजेशन करें, परमेयीकरण करें। ठीक है, तो इसका परमेयीकरण कर देते हैं, देखते हैं y² कितना आ रहा है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, परमेयीकरण, ये साइन चेंज करके एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे। अब ऊपर क्या बन जाएगा, इनका आपस में ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बनेगा आपका 7 + 4 इंटू √3 का मल्टीप्लाई 7 + 4 इंटू √3 से होगा, बट नीचे की बात करें तो नीचे होगा 7 माइनस 4 इंटू √3 और 7 + 4 इंटू √3, क्या यही होगा। अब ऊपर देखिए 2 बार लिखा है तो ये बन जाएगा आपका 7 + 4 इंटू √3 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू a + b। तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, a² माइनस b², a मतलब 7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 4 इंटू √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप ओपन करोगे, पहले देखिए नीचे कितना आ जाएगा, इसे अगर ओपन करो तो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी 49, b² यानी 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 2ab, यही होगा, 7 चौक 28 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 √3। ठीक है, नीचे देखिए नीचे कितना बन रहा है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और जब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, कितना आएगा, 16 या 48। 49 में से 48 घटाएंगे, 1 बचेगा, यानी y² की जो वैल्यू आपके सामने निकल के आई वो आई 49 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 48, 16 या 48 और प्लस 56 √3, ये आया दोस्तों y², ये y² की वैल्यू। अब ये y² अगर आप यहाँ लिख रहे हो तो देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 49, और इनको अगर आप जोड़ना चाहो तो आप जोड़ सकते हैं 49 और 48 को, तो ये बन जाएगा 97 + 56 √3।
अब ये वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो 97 प्लस 56 इंटू √3 माइनस 56 इंटू √3 ये कैंसल आउट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बचने वाला है वो आएगा 97। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 97 होगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे, आपको इसका परमीकरण करना पड़ेगा यहाँ पर हर का, जिसको अपन बोलते हैं रिलेशनाइजेशन करना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के पड़ोसी कोणों के योग का 2/3 भाग त्रिभुज के किसी एक कोण में पाया जा सकता है। त्रिभुज के शेष कोणों का अनुपात 5:7 है। त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ बोल रहा है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की बात हो रही है। समांतर चतुर्भुज की अगर अपन बात करें तो ये आपका बनेगा कुछ इस प्रकार समांतर चतुर्भुज। मैं बोलूँ A, B, C और D एक क्या है? पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। कोई से भी दो पड़ोसी कोणों की बात करते हैं, मतलब अगर मैं ये कोण A और कोण B ले लूँ या कोण B और कोण C ले लूँ या कोण C और कोण D ले लूँ, कोई से भी कोण आप ले सकते हो, आपस में ये एक ही लाइन पर बने हुए एंगल पड़ोसी कोण। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि जो ये आपके कोण होते हैं जिनको अपन संगत कोण कहते हैं, ये वाली कोण अगर इनका आप समेशन करोगे तो ये होता है 180। कितना होता है? 180। जो भी पड़ोसी कोण है, किन्हीं भी दो पड़ोसी कोणों को आप जोड़ो, कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पड़ोसी कोणों के योग का 2/3 भाग। अब इसका 2/3 भाग अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? 3 से काटेंगे 60 दूना 120। कितना आया? 120 आया। 2/3 भाग त्रिभुज के किसी एक कोण में पाया जाता, मतलब एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को अगर मैं बोल दूं कि ये PQRS है, इसका 2/3 भाग त्रिभुज का कोई सा भी एक कोण बन रहा है। मैं बोल देता हूँ कि ये कोण Q है, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई। अब आगे पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहा गया। त्रिभुज के शेष कोणों का अनुपात 5:7। ये जो इनकी बात हो रही है P और R एंगल की, इनकी कोणों की बात हो रही है। इनका अनुपात कितना है? 5:7। अगर कोण P और R की मैं बात करूं तो ये 5:7 के अनुपात में, अगर इसमें वेरिएबल लगा दें तो ये बन जाएगा 5x और 7x। अब देखिए इस त्रिभुज के तीनों कोण आप देखिए, P कोण कितना आ गया? 5x हो गया, R कितना आ गया? 7x हो गया, और Q की बात करें तो Q 120 आ गया। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अगर मैं यहाँ पर कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R की बात करूँ तो बोलूँगा 180। ठीक है, कोण P कितना दिया गया है आपको? 5x, Q कितना है आपके पास? 120, और R कितना है? 7x बराबर 120। 120 से धन ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 120 घटेगा, 60 बचेगा। 5x और 7x जुड़कर बन जाएंगे 12x। 12x बराबर हो जाएगा कितना? 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60/12 यानी 5। कितना आया? 5 आया। अब ये 5 मान आप यहाँ पर रख दो तो P एंगल कितना हो जाएगा? 25, और R की बात करें तो 7 × 5 35। ये दो एंगल और आ गए, एक 25 डिग्री का, एक 35 डिग्री का। अब आपसे पूछा क्या गया है? 5:7 है, तो त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े कोण का मान बताइए। देखिए एक कोण 120 हो गया, ये आ गया, एक 25 है, एक 35 है, तो दूसरा बड़ा कोण क्या बनेगा? 35 डिग्री। और 35 डिग्री किस ऑप्शन में दिया गया है? पहले ऑप्शन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनने वाला है वो आएगा ऑप्शन नंबर A। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक हवाई जहाज 6 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, 6 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो यहाँ पर अगर मैं समय की बात करूँ कि आपको टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया 6 आवर्स यानी 6 घंटे, और आपको जो स्पीड दी गई है, जो चाल दी गई है, वो चाल आपको कितनी दी गई है? यहाँ पर स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 6 घंटे में अगर इस स्पीड से कोई हवाई जहाज चलता है तो कितनी दूरी तय करेगा, यानी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो दूरी इक्वल टू होता है, आप जानते हैं, चाल गुणे समय या समय गुणे चाल। तो यानी 250 × 6 कितना बन जाएगा? 6 × 5 = 30, 3 × 12 = 3 15, यानी 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा इस स्पीड से अगर चल रहा है। आगे पढ़ते हैं क्या कहा गया है। समान दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए इसे किस गति से यात्रा करनी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि दूरी आपको यही रखना है। इस दूरी को अगर 1500 किलोमीटर की दूरी को उसे एक सही 2/3 घंटे में कवर करना है।
तो आपको बताना है कि चाल क्या रखनी होगी। तो इस टाइम को अगर फ्रैक्शन तोड़ दो तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3। मतलब 5/3 घंटे में इस दूरी को किस स्पीड से तय किया जाए, ये पूछा गया आपसे चाल। तो अब मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, चाल निकालना। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होगा, दूरी बटे समय। अब दूरी की बात करें तो दूरी आपको यहाँ पर दी गई है 1500 और समय कितना दिया गया है 5/3, तो ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा। 5 से जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 300, 300 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे आए तो 900, ये आ गई चाल। 900 किलोमीटर पर आवर्स, यानी उस हवाई जहाज़ की जो स्पीड होना चाहिए वो 900 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन पर, देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़े, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, वर्किंग टाइम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि P किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि Q समान कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर P और Q दो व्यक्ति दिए गए हैं। P कितने दिनों में पूरा करता है 25 दिनों में और Q इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, दिन, यानी इसे मैं कहता हूँ डेज। फिर आगे क्या पूछा गया है कि यदि Q ने नौकरी पर 8 दिनों के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी हो, Q ने 8 दिनों के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी हुई तो P स्वयं शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर P और Q की रेट निकालूँ। अब रेट कैसे निकालेंगे, तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दिन का अपन एलसीएम लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप 25 और 20 का एलसीएम निकालें तो एलसीएम बनेगा आपका 100, कितना आएगा 100 आएगा। 25 और 20 का एलसीएम कितना आया 100, 100 को अपन नीचे रखेंगे। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये इसकी रेट आ जाएगी यानी क्षमता P की। और 20 से डिवाइड करेंगे तो इसकी रेट आ जाएगी 5। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि Q 8 दिनों के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो Q ने 8 दिन तक काम किया। ठीक है, तो Q से 8 दिनों तक काम करवा देते हैं दोस्तों। ये Q है, 8 दिन तक 5 की रेट से काम करेगा। कितना काम कर देगा, तो 8 गुणा 5 यानी 40 काम कर देगा। टोटल काम कितना है आपके पास 100, 100 में से 40 काम हो गया। शेष काम की अगर बात की जाए तो आपका होगी 100 अभी बाकी है। अब ये जो 100 कार्य बाकी है किसको करना है, P को करना है। ठीक है, ये P करेगा। P की रेट क्या है 4। P अगर 4 की रेट से कार्य करता है तो ये 60 कार्य करने में कितना समय लगाएगा, तो आप क्या करोगे, इस वर्क को रेट से डिवाइड कर दोगे, यानी 60/4 कितना आ जाएगा 15 दिन। कितना बनेगा 15 दिन। यानी कहने का मतलब ये कि ये जो अपन निकालते हैं डे इंटू रेट इज इक्वल टू होता है वर्क। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मुझे वर्क कितना दिया गया है 60 और रेट कितनी दी गई है 4, तो अगर डे निकालना है तो मैं वर्क में से भाग लगा दूंगा रेट का, तो कितना आ जाएगा 15 दिन। तो P शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों, 15 दिन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। यदि किसी दिए गए भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि होती है जबकि हर में 300% की वृद्धि हो जाती है और अंश और हर का अनुपात कितना हो जाता है, यहाँ पर 52:65 दिया गया, यानी कितना हो जाएगा 52:65। ये अनुपात हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न क्या है ये आपको बताना है कि वास्तविक भिन्न क्या है। वास्तविक भिन्न आप क्या मान लो, रियल भिन्न या वास्तविक भिन्न जिसको बोलते हैं, भिन्न आप मान सकते हो। यहाँ पर अगर मैं भिन्न बोलूँ कि भिन्न मेरी x/y, जिसमें अंश भी होना चाहिए और हर भी होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अंश में 60% की वृद्धि कर दे। देखिए अब इसे 60% बढ़ाना है और इसे 300% बढ़ाना। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये x है लेकिन अपने आप में कितना 100% है, अगर मैं इसमें 60 की वृद्धि करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको बन जाना चाहिए 160। 160% किसका, x का। अब ये भी अपने आप में, हर भी अपने आप में कितना 100% है, इसमें कितना बढ़ा रहे हैं अपन 300% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 100 और 300 कितना हो जाएगा 400%। ये बन गया 400%। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो इस भिन्न का मान किसके बराबर हो जाता है, 52/65 के बराबर हो जाता है। ठीक है, मुझे वैल्यू चाहिए x/y की। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर ले जाऊँ, इस तरफ लेके आऊँ, तो x/y इज इक्वल टू बनेगा दोस्तों 52/65 और ये 400% ऊपर हो जाएगा और 160% नीचे बन जाएगा। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल आउट करो। अब यहाँ पर आप 4 से भाग लगा दो, 0 से 0 काटा, 4 से भाग लगाया 10, 4 से भाग लगाया 4 और 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 13 से काटेंगे तो 5 और 5 से 10 को काटेंगे तो 2/1। तो वास्तविक भिन्न जो आया वो आया 2/1। क्या बनेगा, वास्तविक भिन्न 2/1। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, दूसरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों क्या बनेगा, दूसरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे।
देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में कि एक काम 50 लोगों द्वारा 12 दिनों तक प्रतिदिन 6 घंटे काम करके पूरा किया जा सकता है। ये मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है, यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन का। उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे कार्य करके, अब यहाँ पर x एक वेरिएबल आ गया है, इसका मान आपको निकालना है। x घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो x का मान बताइए। अब देखिए, अगर मिश्र समानुपात में आपने ये MDH पढ़ा है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। M मतलब ये जो आदमी होंगे, D मतलब डेज और H मतलब आवर्स, यानी इसको अपन इस प्रकार रखते हैं M1 D1 H1 अपॉन W1, जहाँ W1 क्या है इनका वर्क, ये बराबर होगा M2 D2 H2 और अपॉन W2 के। इसका अगर अपन सहारा लेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ कि M1 क्या है, तो एक काम में 50 लोगों द्वारा, तो ये जो व्यक्ति है ये M1 है। M1 कितना है यहाँ पर 50 व्यक्तियों का 12 दिनों तक। तो यहाँ पर अगर D1 की बात करूँ तो D1 आप कितना कहेंगे 12, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, यानी H1 आपको कितना दिया गया है 6 आवर्स कार्य करके काम को पूरा करते हैं मतलब पूरा काम होता है W1। पूरा काम जब भी होगा तो उसे बोलेंगे अपन एक, यानी काम पूरा हो रहा है, यानी एक काम हो रहा है। फिर आगे क्या कहा गया उसे देख, उसी कार्य को 60 व्यक्ति, ये अब M2 आ गया आपके पास, दूसरे वाले व्यक्ति 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे कार्य करके। अब यहाँ पर H2 का जो मान है वो दिया गया है आपको एक वेरिएबल, 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो D2 कितना है 8, पूरा करते हैं मतलब W2 यानी 1, कार्य पूरा हो, इसमें उठा के वैल्यू पुट कर दो। M1 कितना है 50, D1 कितना है 12 और H1 कितना है 6 और W1 कितना है 1। M2 यहाँ कितना है 60 और H2 कितना है x और D2 कितना है 8 और W2 भी कितना है 1। इसकी वैल्यू निकालना, सारी वैल्यू इस तरफ ले जाओ, इसके साथ में 60 और 8 गुणा में है, इधर जाके डिवाइड पे पहुँच जाएंगे। तो 50 गुणे 12 गुणा 6, नीचे आ जाएगा 60 गुणा 8 बराबर x। कैंसल आउट कर दो, 0 से 0 काटो, 6 से 6 काटो, 4 से भाग लगाओ, 4 दूना 8 और 4 से भाग लगाओगे तो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15/2 कितना आ जाएगा इसका वैल्यू x का। x की वैल्यू आई 15/2 और ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, 4th ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है वो आंसर होगा आपका 4th 15/2। चलिए बड़े अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार 9 टॉफ़ी 8 रुपये में खरीदता है और 8 टॉफ़ी को 9 रुपये में बेचता है। लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगा ये आपको बताना, लाभ और हानि का परसेंटेज बताना। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर मैं इस प्रकार से सॉल्व करूं तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि क्वांटिटी और प्राइस लिखें, यानी मात्रा और उनका मूल्य लिखें। क्वांटिटी मात्रा और प्राइस मतलब उनका मूल्य। क्वांटिटी क्या है या मात्रा क्या है, 9 टॉफ़ी, ये लिख दिया 9, 8 रुपये में खरीदता है तो प्राइस कितना है इनका 8। फिर आगे कहा गया 8 टॉफ़ी, ये क्या है क्वांटिटी, इसका मूल्य कितना है 9 रुपये, ये लिख दिया। बस आपको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 9 का 9 में करेंगे 81, ये लिख दिया। 8 का 8 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 64। पहली वाली वैल्यू आपकी कहलाएगी कॉस्ट प्राइस हमेशा, और दूसरी वाली वैल्यू होगी आपकी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ये आपका बना क्रय मूल्य और इसे अपन कहेंगे विक्रय मूल्य, जिस पर अपन बेच रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने 64 रुपये में खरीदा और 81 रुपये में बेच दिया तो आपको लाभ होगा। आप कम में खरीद रहे हो, ज़्यादा में बेच रहे हो तो आपको लाभ हुआ। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि आप बताओ लाभ कितना हुआ, तो अब आप लाभ कैसे निकाल सकते हैं। जो सेलिंग प्राइस है उसमें कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, तो 11 में से 4 जाएगा 7 और ये बचेगा कितना 17 रुपये, यानी 17 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन आपसे रुपए नहीं पूछ रहा, प्रतिशत में बात कर रहा है, कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो देखिए दोस्तों, लाभ का अगर प्रतिशत निकालना है तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ मुझे प्रॉफिट कितना मिला, लाभ कितना मिला 17 रुपये का मिला। कॉस्ट प्राइस की अगर बात करूँ तो कितना 64, इसे नीचे रख दूंगा इंटू 100। कैंसल आउट करिए 4 से जब आप भाग लगाएंगे इसको तो 4 एकम 4 और 24, 4 6 24 16, 4 से भाग लगाएंगे 25। अब मल्टीप्लाई करिए, 17 का 25 में गुणा करें, 17 × 85 कितना रखेंगे 5, यहाँ से लाएगा 8, 34 और 6 हो जाएगा इतना 40, 2 42, कितना आ जाएगा 425/16। अब इसे आप भाग लगाइए, देखिए कुछ पॉइंट में आंसर आएगा और क्या आंसर बनेगा। तो 425 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे
कितनी बार जाएगा, 16 दूना 32, 2 बार बचा 10। अब कितनी बार जाएगा, 16 पंचासी, 16 छक्का 96, 16 से 112 ज़्यादा जाए, कितनी बार, 6 बार, यानी 26.96। अभी पूरा निकालना पड़ेगा। 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9, और ये कैंसिल आउट हुआ। पॉइंट लगाओ। अब 16 पंचासी और 16 छक्का 96 ज़्यादा हो जाएगा तो 26.5 ऐसा बनेगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसा राइट आंसर जो आपको दिख रहा है वो दूसरा ऑप्शन है 26.5 करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 26.56। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। ये आपको जो नंबर दिए गए हैं सम संख्याएं हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात कर। तो देखिए माध्यिका के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि नंबर कितने हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 10 है। क्या ये सभी घटते या बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? हाँ, ये सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए ना 2 4 6 8 10 12 सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको जमाने की जरूरत नहीं है। n बराबर क्या है, 10, और 10 क्या है, एक सम संख्या है। तो जब n की वैल्यू सम हो जाती है तो जो माध्यिका की बात होती है तो उसको माध्यिका को निकालेंगे। माध्यिका बराबर बनेगा n बटा 2वें पद का मान, 2वें पद का मान, प्लस n बटा 2 प्लस 1वें पद का मान बटा 2, ये आपकी माध्यिका बनेगी। तो n बटा 2 मतलब 10 बटा 2 यानी 5वें पद का मान। देखिए समझिएगा 5वां पद क्या बनेगा आपका यहाँ पर 10, तो ये 5वें पद का मान, प्लस n बटा 2 यानी 5 हो जाएगा, 10 बटा 2 5 प्लस 1 यानी 6वें पद का मान। 6वां पद कितना हो जाएगा आपका 12, तो 10 प्लस 12 बटा 2 जब आप जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 22। 22 बटा 2 जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 11 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो माध्यिका आएगा वो कितनी आएगी 11 आएगी। ये इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 मिलीमीटर त्रिज्या के एक गोले से 2 मिलीमीटर त्रिज्या की कितनी छोटी छोटी गेंदें बनाई जा सकती हैं या गेंदों में ढाला जा सकता है। तो आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक बड़ा गोला है जिसकी रेडियस की बात करें तो 4 मिलीमीटर की है, ये 4 mm की है इसकी रेडियस। ठीक है, अब इससे मुझे छोटे छोटे गोले बनाना है, ये छोटी छोटी गोलियाँ बनाना है, इस एक ही साइज़ की ये बनाना है, जिनकी रेडियस में क्या रखूँगा, इनकी त्रिज्या में क्या रखूँगा 2 mm रखूँगा। क्या रखूँगा, त्रिज्या 2 mm रखूँगा ये। अब आपको इनकी संख्या बताना है कि ऐसे ये कितनी बन जाएंगी। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जब मैं इस गोले से ऐसे छोटे छोटे ये गोले बना रहा हूँ, ये छोटी छोटी गोलियाँ बना रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि ऐसी कितनी गोलियाँ बन सकती हैं। मैं मान लेता हूँ x या n गोलियाँ तैयार होंगी, कितनी भी हो सकती हैं यहाँ पर। तो जो भी x बने या n बने, मैं बोलूँ कि अगर n गोले तैयार किए जाएंगे तो इन सभी का जो आप वॉल्यूम निकालोगे, आयतन निकालोगे, वो इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होना चाहिए। यही हुआ कहने का मतलब। यानी मैं यहाँ पर लिखूँ कि मैंने माना n गोले तैयार होंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि n गेंदों का, गेंद बना रहे हैं, तो n गेंदों का आयतन वॉल्यूम बराबर होगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। अब देखिए ये भी गेंद भी एक गोला है और ये भी गोला है, बस रेडियस का फर्क है। तो यहाँ पर अगर मैं गेंद का आयतन निकालूं तो गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, और इसकी बात करें बड़े गोले की बात करें तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो इसकी रेडियस मान लेता हूँ कैपिटल R। ठीक है, अब मुझे अगर n का मान निकालना है, यानी गोलों की संख्या या गेंदों की संख्या निकालना है, तो ये पूरी संख्या इसके नीचे आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े गोले के आयतन में से एक छोटे गोले के आयतन का अगर मैं डिवाइड कर दूँ, भाग लगा दूँ, तो मुझे गोलों की संख्या पता चल जाएगी। यही तो निकल कर आया है यहाँ पर। तो देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बड़े गोले की रेडियस आपको कितनी दी गई है 4, तो 4 का क्यूब। छोटे गेंद की आपको रेडियस कितनी है 2, तो 2 का क्यूब। 4 का क्यूब मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार, 2 का क्यूब मतलब 2 3 बार।
कैंसल आउट करिए, 2 दूना 4, ये कट गया, 2 से 1 काटो 2, 4 दूना 8। तो ऐसी कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं? 8 गेंदें बनाई जा सकती हैं दोस्तों। इस प्रकार कितनी गेंदें बनेंगी? 8 गेंदें बनेंगी। चलिए दोस्तों, आज इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस। अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट्स करिए कमेंट्स बॉक्स पर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।